बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी कक्षा में रिवीजन वर्क करेंगे। पिछली 2 कक्षाओं से आप रिवीजन वर्क कर रहे हैं, तो आज मैं टेक्स्ट बुक से रिवीजन वर्क करा रही हूँ। तो आप अपने सामने हिंदी कॉपी निकालें। अगर हिंदी कॉपी नहीं है तो रफ़ कॉपी निकालें और जो मैं रिवीजन वर्क में प्रश्नों को दी हूँ उन प्रश्नों को आप लिखें और ध्यान से सुनें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस मंथ में हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तो आप उस पर ध्यान रखते हुए अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी करें और बिना किसी सहायता के, बिना किसी यानी कहने का अर्थ है कि बिना नकल के आप एग्ज़ाम के पत्रों को देने के प्रयास करें। यानी क्वेश्चन पत्र जो है वो बिना किसी सहायता से आप पत्रों का जवाब दें। ये नहीं कि बुक खोल के एग्ज़ाम के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर लिख दिए, कॉपी खोल कर उनके प्रश्नों का उत्तर लिख लिए। आप भी जानते हैं कि कोई तो मुझे देख नहीं रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आराम से हम लोग नकल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं और अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बेशक आप अच्छे अंक प्राप्त कर भी लें, लेकिन आपके पास ज्ञान जो है वो ज्ञान का अभाव हो जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे, उन चीज़ों से अवगत नहीं हो पाएंगे जिन चीज़ों के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ धीरे धीरे आपको अपनी पढ़ाई से जो है वह मन हटते जाएगा, मन पीछे होते जाएगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि चलो आसानी से, सरलता से जब मुझे मार्क्स मिल रहा है तो मैं मेहनत क्यों करूं, मैं इतना मेहनत करके क्यों याद करूं, क्यों पढ़ूं, जब मुझे देखकर लिख लेना है, कॉपी से देखकर प्रश्नों का उत्तर दे देना है, बुक से देखकर प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं, मैं इतना पढ़ूं क्यों। और ये ज़्यादातर बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, क्योंकि वे मेहनत से बचना चाहते हैं, वे पढ़ने से बचना चाहते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह की प्रवृत्ति आप अपनाएंगे तो होगा क्या कि आप पढ़ाई के प्रति, यानी पढ़ाई से आपका मन जो है वो बिल्कुल अलग होते जाएगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा नहीं। इसीलिए बच्चों, मैं इस बात पर जोर दे रही हूँ कि आप नकल से सावधान रहें, नकल न करें और बिना नकल के आप परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब दें। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जब अगली कक्षाओं में जाओ तो आपको पूरे ज्ञान आपके पास हो और आप उस ज्ञान का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, लिखने का प्रयास करें। जो भी प्रश्न उत्तर होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप लिख कर अभ्यास करें, ताकि कहीं भी अगर कोई मात्रा में दोष हो, मात्रा में त्रुटि हो, तो उसे आप दूर कर सकें, उससे आप समझ सकें कि किस शब्द में कौन सी मात्रा का दोष हुआ है कि या कौन सी मात्रा में अशुद्धियाँ की गई हैं। तो ये सभी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ज़रूरी बातें हैं बच्चों आपके लिए। मानना न मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किसे अपनाना चाहते हैं, अपने जीवन में मेहनत को जगह देना चाहते हैं या आलस। अगर आप अपने जीवन में मेहनत, परिश्रम को एक स्थान देना चाहते हैं, तो आप निश्चित है कि आप एक अच्छे आदमी, एक अच्छा आपका भविष्य जो है वो बनकर निकलेगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में आलस का स्थान अगर देंगे, यानी मेहनत से जी चुराएंगे, मेहनत नहीं करना चाहेंगे, तो फिर क्या होगा कि वह आपके लिए काफ़ी आगे के समय काफ़ी कष्टदायक हो जाएगा। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय कोरोना के वजह से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हैं वो
होए या संभव हो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ही हर वर्ष आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, ये संभव नहीं है। तो ये सभी बातें जो हैं वो ध्यान में रखें और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। और जो भी चैप्टर में आप सिलेबस में जो चैप्टर आपके आ रहे हैं या जो ग्रामर हो या टेक्स्ट हो, जो दोनों चैप्टर जो पढ़ाए जा चुके हैं सिलेबस के अनुसार, उन सभी चैप्टर को आप एक बार रिवाइज़ करें, याद करते जाएं। चाहे वो शब्दार्थ हो या प्रश्न उत्तर हो या ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हो, ऑप्शन वाले प्रश्न हो, कई तरह के प्रश्नों के जो रूप हैं उन तो ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो हिंदी बुक हो या ग्रामर बुक हो। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखें और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, इस पर अमल करने का प्रयास करें। तो अब बच्चों मैं आगे जो प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ टेक्स्ट बुक से संबंधित, उसके बारे में चर्चा कर दूँ। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक में प्रश्न क्या रहेगा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। आपको शब्द दिए रहेंगे, उन शब्दों के अर्थ लिखने होंगे। तो इसलिए जो चैप्टर हो चुके हैं सिलेबस के अनुसार जो पढ़ाए जा चुके हैं, उन सभी चैप्टर में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको आप याद कर लें। तो पहला शब्द क्या है, सब्र, दूसरा है स्मरण, तीसरा है निर्वता, चौथा है हिदायत। 4 प्रश्न दिए गए हैं और 4 प्रश्नों को आपको अर्थ लिखना है। सब्र, स्मरण, निर्वता, हिदायत। तो सबसे पहले ये प्रश्न लिख लें आप और ऊपर कॉपी में क्या लिखेंगे, रिवीजन वर्क, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति। इंग्लिश में बोलते हैं रिवीजन वर्क और हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति। तो आप इसे भी जान कर रखें कि शब्द का हिंदी में क्या बोला जाता है और अंग्रेजी में तो आप खैर पढ़ते ही हैं, जानते ही हैं। तो पहला प्रश्न आप लिख लें कॉपी में और उसके सामने उत्तर भी लिखें। अगर उत्तर आपको आता है तो उत्तर भी लिख कर रखें। उत्तर नहीं आता है तो जब मैं आपके समक्ष उत्तर को डिस्कस करूंगी, जब बोलूंगी उत्तर को, तो आप लिखे हुए अपने उत्तर से मिला लेंगे, और नहीं, अगर आप उत्तर नहीं लिखे हैं तो वहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। फिर से मैं प्रश्नों को रिपीट कर देती हूँ। पहला शब्द है सब्र, दूसरा शब्द है स्मरण, तीसरा शब्द है निर्वता और चौथा शब्द है हिदायत। ये 4 शब्द दिए गए हैं, इन चारों शब्दों का अर्थ लिखना है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को लिखें। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को लिखें। अब यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही ऑप्शन है, जो सही विकल्प है, उसे आपको लिखना है। तो पहले हेडिंग लिख लें। प्रश्नों को हेडिंग के साथ लिखें। ये नहीं कि जैसे तैसे आप अपनी कॉपी में लिख कर रख दें। नहीं, जिस तरह से आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्रश्न लिखे हुए मौजूद दिख रहे हैं, उसी तरह से आपको कॉपी में भी लिखना है। ये ध्यान में रखें और लिखने में कटौती ना करें। अच्छी तरह से लिखें और पूरी साफ से, और साथ ही साथ शब्दों का सही प्रयोग करें। पहला प्रश्न क्या है, प्रकृति का क्या नियम है। यानी प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, प्रकृति का क्या नियम है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रात के बाद सुबह होती है, दूसरा ऑप्शन है तूफान आते रहते हैं, तीसरा ऑप्शन है पतझड़ हमेशा रहता है,
और चौथा ऑप्शन है चांदनी चुभती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रात के बाद सुबह होती है। दूसरा ऑप्शन है तूफान आते रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है पतझड़ हमेशा रहता है। और चौथा ऑप्शन है चांदनी चुभती है। तो इस तरह से चारों ऑप्शन जो है वो आपको लिखने हैं। चांदनी में अंक की मात्रा आप लगाइएगा। यहाँ टाइपिंग में वो मात्रा आया नहीं था, इसलिए मैं बता देती हूँ। जब आप चांदनी शब्द लिखेंगे तो चौपर अंक की मात्रा ज़रूर लिखिएगा। अंक की मात्रा यानी चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु यहाँ अंक की मात्रा मैं दी हूँ क्योंकि टाइपिंग में वो चंद्रबिंदु नहीं आ रहा था, तो आप चंद्रबिंदु ज़रूर देंगे, तब जाकर वो शब्द होगा चांदनी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर ख, नेता नहीं नागरिक चाहिए, पाठ के लेखक कौन है? नेता नहीं नागरिक चाहिए, पाठ के लेखक कौन हैं? ये प्रश्न हुआ। अब इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं। रामधारी सिंह दिनकर, महीप सिंह, गोपाल दास नीरज, महादेवी वर्मा। रामधारी सिंह दिनकर, महीप सिंह, गोपाल दास नीरज, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 3, सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। प्रश्न नंबर क, लेखक के चाचा का नाम प्रयाग सिंह था। अब ये लिखने के बाद ब्रैकेट आप बगल में दे दीजिए ताकि वहाँ पर आप सही और गलत का चिन्ह लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। लेखक के चाचा का नाम प्रयाग सिंह था, बगल में ब्रैकेट दे दीजिए यानी कोष्टक बना दीजिए। प्रश्न नंबर ख, मामा जी गांव वालों से नाराज़ थे। मामा जी गांव वालों से नाराज़ थे। अब लिखकर इसे ब्रैकेट में दे दीजिए। प्रश्न नंबर ग, सपने की प्रकृति क्षणभंगुर होती है। सपने की प्रकृति क्षणभंगुर होती है। प्रश्न नंबर घ, अम्मा की तबीयत खराब थी। प्रश्न नंबर घ, अम्मा की तबीयत खराब थी। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आप दे दीजिए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित विकल्पों यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर क, अधिकार पाने का स्वाद किन्हें प्राप्त होता है? प्रश्न नंबर क, अधिकार पाने का स्वाद किन्हें प्राप्त होता है? अब मैं एक बात आपके सामने रखती हूँ। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर प्रश्न के मार्क्स 1 मार्क्स के होंगे तो आपको उत्तर जो है 1 वर्ड में देना है। अगर 2 मार्क्स के प्रश्न होंगे तो आपको सेंटेंस में, पूरा सेंटेंस में उत्तर देने होंगे। ये ध्यान में रखिएगा। यानी अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो आपको 1 वर्ड में आंसर देने होंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो आपको सेंटेंस में लिखकर, पूरा सेंटेंस में लिखकर आंसर को देना होगा। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर ख, गिलहरियों का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? प्रश्न नंबर ग, 14 साल पहले किस घटना से माँ उदास थी? 14 साल पहले किस घटना से माँ उदास थी? ये 3 प्रश्न हैं। तो कहने का अर्थ है बच्चों की इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न रहेगा आशय स्पष्ट कीजिए। वो प्रश्न जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा।
और आशय स्पष्ट करना, जैसे कि मैं कराई भी हूँ आपके चैप्टर से जो प्रश्न, उसका अर्थ होता है पंक्तियों का अर्थ बताना, सही रूप से समझाना, इन पंक्तियों का अर्थ है क्या, पंक्तियों में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो आशय स्पष्ट करना मतलब वही होता है। तो ये इस तरह के प्रश्न भी पेपर में रहेंगे। तो आशय स्पष्ट करना 3 मार्क्स के रहेंगे, तो उसको अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखकर और समझकर लिखना होगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो हैं वो दोनों बुक से, चाहे वो ग्रामर हो या टेक्स्ट हो, दोनों बुक से रहेंगे। उसमें क्या है, उसमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन या मैच द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQ टाइप के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर आपके पेपर में रहेंगे। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए फिर से मैं एक बार प्रश्न को पढ़ देती हूँ। पहला शब्द जो है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। सब्र, दूसरा है स्मरण, तीसरा है निर्वता, चौथा है हिदायत। ये 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 प्रश्नों का यानी 4 शब्दों का आपको अर्थ लिखना है। ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। तो 4 शब्द हैं, सब्र, स्मरण, निर्वता, हिदायत। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को लिखें। 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न नंबर क, प्रकृति का क्या नियम है। 4 विकल्प में पहला विकल्प है रात के बाद सुबह होती है, दूसरा विकल्प है तूफान आते रहते हैं, तीसरा विकल्प है पतझड़ हमेशा रहता है, और चौथा विकल्प है चांदनी चुभती है। चांदनी यानी चौ के ऊपर चंद्रबिंदु देकर लिखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर ख, नेता नहीं नागरिक चाहिए, पाठ के लेखक कौन है। इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प है। रामधारी सिंह दिनकर, महीप सिंह, गोपाल दास नीरज और महादेवी वर्मा। ये 4 लेखकों का नाम है। सही जो आपको नाम जो दिख रहा है लेखक का, उन्हें आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3 में सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। लेखक के चाचा का नाम प्रयाग सिंह था। मामा जी गांव वालों से नाराज थे। सपने की प्रकृति क्षण भंगुर होती है। और अम्मा की तबीयत खराब थी। ये 4 जो हैं वो प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों के सामने अगर जो कथन यानी जो वाक्य सही है उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है, और जो वाक्य गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो इसे आप कॉपी में लिखते रहिए, और साथ ही साथ अगर उत्तर आता है तो उत्तर भी लिख दें। और जब मैं उत्तर आप उत्तर को जो मैं बोलूँगी, डिस्कस करूँगी, तो उस समय आप लिखे हुए उत्तर को मिला लीजिएगा। अगर उत्तर गलत होगा तो उसे सुधार लीजिए, अगर सही है तो उसे करेक्शन कर लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 4, अधिकार पाने का स्वाद किन्हें प्राप्त होता है। गिलहरियों का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। और प्रश्न नंबर ग, 14 साल पहले किस घटना से माँ उदास थी। यानी 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। और आपको मैं बता भी दी कि अगर 1 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे तो आपको शॉर्ट में आंसर देने हैं, यानी 1 वर्ड में। और अगर 2 मार्क्स के प्रश्न हैं तो आपको सेंटेंस में लिखकर यानी वाक्य लिखकर पूरा करके उत्तर देने हैं। अब मैं उत्तर पढ़ने जा रही हूँ, तो आप लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर जो है वो मिला लें। अगर सही है तो वहाँ करेक्शन करें, सही नहीं है तो फिर उसे वहाँ पर लिखें। पहला शब्द है सब्र। सब्र का अर्थ होता है धैर्य या धीरज। दूसरा शब्द है स्मरण। स्मरण का अर्थ होता है याद।
तीसरा है निर्वता। निर्वता शब्द का अर्थ होता है शांति। और चौथा शब्द है हिदायत। हिदायत शब्द का अर्थ होता है सलाह देना या निर्देश देना। सलाह देना या निर्देश देना। फिर से मैं अर्थ को पढ़ देती हूँ। सब्र शब्द का अर्थ होता है धैर्य या धीरज। दूसरा शब्द है स्मरण। स्मरण शब्द का अर्थ होता है याद, याद करना या याद आना। निर्वता शब्द का अर्थ होता है शांति। और चौथा है हिदायत। हिदायत शब्द का अर्थ होता है निर्देश देना या सलाह देना। प्रश्न नंबर 2, प्रकृति का क्या नियम है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सबसे पहले तो ये बताएं कि यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। आप चैप्टर पढ़ें तो आपको पता ही होगा यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो यह किस पाठ की पंक्ति है? तो यह पंक्ति है जीवन नहीं मरा करता है कविता की। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी बात आप जान ले, क्वेश्चन को पढ़कर समझें कि यह प्रश्न या यह कथन या पंक्ति जो है वो किस पाठ से ली गई है, तभी आप सही उत्तर दे पाएंगे, समझकर लिख पाएंगे। तो प्रकृति का क्या नियम है, यह पंक्ति जो है वह जीवन नहीं मरा करता है कविता से ली गई है। और इसका सही उत्तर क्या होगा? रात के बाद सुबह होती है। नेक्स्ट है नेता नहीं नागरिक चाहिए। पाठ के लेखक कौन हैं? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर, महीप सिंह, गोपाल दास नीरज, महादेवी वर्मा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है, तो आप अपने लिखे हुए उत्तर से मिलाएं। अगर उत्तर आप सही लिखे हैं तो वहाँ करेक्शन करें, सही नहीं लिखे हैं तो वहाँ पर सुधार कर लिख लें। अब प्रश्न नंबर 3 पर देखें। सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। लेखक के चाचा का नाम प्रयाग सिंह था। यह कथन किस पाठ से ली गई है या यह पंक्ति किस पाठ की है? आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको इस पंक्ति के बारे में याद होगा। तो यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह पंक्ति ली गई है पानी और पुल चैप्टर से। पानी और पुल चैप्टर की यह पंक्ति है, यानी पाठ से ली गई है। और यह जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। यानी लेखक के चाचा का नाम क्या था? रवेल सिंह। लेखक के चाचा का नाम क्या था? रवेल सिंह। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रयाग सिंह। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर क्या आप चिन्ह लगाइएगा? गलत का चिन्ह। नेक्स्ट है प्रश्न, मामा जी गांव वालों से नाराज़ थे। यह कथन भी उसी पाठ से ली गई है, पानी और पुल से। तो यह कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सपने की प्रकृति क्षणभंगुर होती है। यह किस पाठ की से यह पंक्ति ली गई है? तो यह पंक्ति जो है वो जीवन नहीं मरा करता है कविता से ली गई है। और यह कथन बिल्कुल सही है। यानी सपने की प्रकृति जो है वो क्षणभंगुर होती है। प्रकृति मतलब स्वभाव, क्षणभंगुर मतलब बहुत छोटे समय के लिए, बहुत कम समय के लिए। नेक्स्ट है अब्बा की तबीयत खराब थी। अब यह पंक्ति किस पाठ की है? इसे भी आपको पहले जानना है। तो यह पंक्ति जो है वो ये बुजुर्ग पाठ से ली गई है। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपके प्रश्न जो हैं वो किस पाठ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपके दिमाग में वो स्वाभाविक रूप से वह प्रश्नों का उत्तर जो है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। समझ भी जाएंगे आप और आसानी से लिख पाएंगे। तो ये भी आप जानने का प्रयास करें कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो किस चैप्टर का है, किस पाठ से लिया गया है। तो उसके आधार पर आप उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आप समझ जाएंगे उस चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में क्या पढ़ाया गया था, क्या चर्चा की गई थी, किस बात के विषय में चैप्टर में बताया गया है। तो आप आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो ये बातें जो हैं वो जानने वाली हैं।
इसके आधार पर आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और देने में आपको सहायता भी होगी। नेक्स्ट है, अम्मा की तबीयत खराब थी। यह पंक्ति जो है वो ये बुजुर्ग पाठ से ली गई है और यह कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। किसकी तबीयत खराब थी? तो इसमें होगा अब्बू की तबीयत खराब थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकार पाने का स्वाद किन्हें प्राप्त होता है? यह प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होगा? अधिकार पाने का स्वाद ईमानदारी और मेहनत के जरिए लोग अधिकार पाने का स्वाद ले सकते हैं। और ये किस चैप्टर का है? नेता नहीं नागरिक चाहिए, इस पाठ से लिया गया है। लेकिन नेताओं के पास अधिकार पाने का स्वाद प्राप्त है। लेकिन नेताओं के पास अधिकार पाने का स्वाद प्राप्त है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अधिकार पाने का स्वाद किन्हें प्राप्त होता है? तो आप लिख सकते हैं नेताओं को प्राप्त है। लेकिन अगर जब 2 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे तो आपको पूरा वाक्य में उत्तर देना होगा। अगर 1 मार्क्स के प्रश्न होंगे तो आप लिखेंगे नेताओं को अधिकार प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 साल पहले किस घटना से माँ उदास थी? तो 14 साल पहले कौन सी घटना घटी थी? 14 साल पहले भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उस दौरान चारों तरफ दंगाइयों ने हिंसा, लूटपाट और आगजनी करके लोगों को आतंकित कर दिया था। माँ वही बीती हुई घटनाओं को याद करके उदास हो रही थी। तो ये 2 मार्क्स के प्रश्नों का उत्तर हुआ। अगर 2 मार्क्स के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आपको उत्तर इसी ढंग से लिखने हैं, इसी ढंग से आपको देने हैं। तो आप अपने सामने जो लिखे हुए उत्तर हैं उसे मिलाएं। अगर आप उत्तर नहीं लिखे हैं तो पहले उत्तर को लिख लें। 14 साल पहले भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उस दौरान चारों तरफ दंगाइयों ने हिंसा, लूटपाट और आगजनी करके लोगों को आतंकित कर दिया था। माँ वही बीती हुई घटनाओं को याद करके उदास हो रही थी। ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन क्या था? गिलहरियों का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? तो उत्तर क्या होगा? गिलहरियों का जीवन काल 2 वर्षों का होता है। यानी आप जानते हैं कि यह छोटी सी नन्ही सी जीव जो आप देखते हैं उसकी आयु कितनी है? उसकी आयु मात्र 2 वर्ष की है। ये 2 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा? 2 वर्षों तक। यानी गिलहरियों का जीवन काल जो है वो 2 वर्षों तक का होता है। तो ये है आपके रिवीजन वर्क जो मैंने प्रश्नों के साथ उत्तर आपके सामने रखी और बताई और साथ ही साथ समझाई भी कि किस तरह से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है और कैसे प्रश्नों को समझना है। इन बातों की भी मैं चर्चा की। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप मेरी कही हुई बातों को अच्छी तरह से समझे होंगे और उसे आप अपनाकर अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को सुधार सकते हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं।